Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will start a new chapter, that is human resources. As in the previous videos we have read about the natural resources and different kind of natural resources, कौन कौन से हम उन्हें पढ़ चुके हैं. तो हमारी अर्थ पर आपको पता है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड मिनरल्स. लेकिन ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं ये यूजलेस हैं, तब तक यूजलेस हैं जब तक इन्हें ह्यूमन बीइंग्स डिस्कवर ना करे, एक्सप्लॉइट ना करे और इन्हें डेवलप ना करे और इन्हें यूजफुल आर्टिकल्स में कन्वर्ट ना करे. अनटिल अनलेस दे आर यूजलेस. तो क्या चीज इंपॉर्टेंट हुई? ये ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट हुआ, हम इंसान इंपॉर्टेंट हुए, ये नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए? तो मैं कहूंगी द आंसर इज ह्यूमन रिसोर्सेज. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ना होते तो ये रिसोर्सेज भी हमारे इतने काम के ना होते, क्योंकि हम ही इन्हें यूज कर रहे हैं, हम ही इन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं और इनको चेंज कर रहे हैं, डिस्कवर भी हम ही कर रहे हैं. तो ये जो हमारी अर्थ सरफेस है, इस पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें ह्यूमन बीइंग्स ग्रेटेस्ट रिसोर्स है. यानी नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हमारी अर्थ सरफेस पर हैं उसमें ह्यूमन बीइंग्स आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन अर्थ. सबसे बड़ा रिसोर्स कौन सा है? ह्यूमन बीइंग्स. क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करता है और इन्हें यूज करता है. अब बात करते हैं एंशियंट टाइम की. एंशियंट टाइम में ज्यादातर जो वर्क होता था दैट वाज डन मैनुअली, वो मैनुअली किया जाता था. उस टाइम पर इतनी मशीन्स एंड ऑल कुछ नहीं होता था. तो किसी एक कंट्री में रहने वाले लोगों से ही उस कंट्री की स्ट्रेंथ मानी जाती थी कि जिस कंट्री में सबसे ज्यादा लोग होते थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, क्योंकि सारा काम हाथ से किया जा रहा था. जितने ज्यादा लोग होते थे उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होता था और उतनी ही ज्यादा उस कंट्री में प्रॉस्पेरिटी होती थी. तो ज्यादा लोग, ज्यादा काम, ज्यादा प्रॉस्पेरिटी. लेकिन आज ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है. आज इंसानों के बजाय, ह्यूमन बीइंग्स के बजाय जो इम्फेसिस दिया जाता है, जिस चीज को इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो लोगों के बजाय स्किल्स को इम्पोर्टेंट माना जाता है. लोग कम हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो स्किलफुल हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लोग ज्यादा हैं लेकिन स्किलफुल नहीं है तो वो नंबर ऑफ पीपल वेस्ट है. तो क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गई? लोगों के नंबर्स के बजाय आज स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. बाय स्किल्स we mean the capability and the capacity to convert natural resources into useful products. अब स्किल्स क्या है? स्किल का मतलब हम ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सके. मीन्स किसी एक कंट्री में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों में इतनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी और साइंस को यूज करके उन्हें अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकें, तो बेकार है. तो स्किल्स का मतलब है कि हर कंट्री में ऐसे स्किल्स होनी चाहिए लोगों के अंदर कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सके. अब लोगों की कैपेसिटी इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. यानी लोगों के अंदर कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है तो उसके पीछे कुछ चीजें होनी चाहिए, तभी लोगों के अंदर कैपेसिटी होगी और वो चीजों को चेंज कर पाएंगे. सबसे पहले लोगों को लिटरेट होना चाहिए, वो पढ़े लिखे हों, एंड दे शुड पजेस टेक्निकल, वोकेशनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स. इसके अलावा उन्हें टेक्निकल, वोकेशनल और प्रोफेशनल स्किल्स भी उनके पास होनी चाहिए. वो समझ सकें कि क्या, कैसे, किस तरह से करना है. पढ़े लिखे होने के बाद, ये स्किल्स होने के बाद भी वो खाली ऐसे ही काम नहीं कर सकते. उन्हें प्रॉपर टूल्स और मशीन्स भी दी जानी चाहिए, क्योंकि बिना टूल्स और मशीन्स के कोई किसी काम को नहीं कर सकता. और किसी भी कंट्री के लोगों को लोग ऐसे होने चाहिए जो हार्ड वर्क करें और लेबर की डिग्निटी को समझें भी. ये भी चीज होनी चाहिए. सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही काफी नहीं है, टूल्स एंड मशीनरीज काफी नहीं है और हार्ड वर्क होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड फूड भी मिलना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी बॉडी ग्रो नहीं कर सकती, किसी भी बॉडी का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि एक अच्छी बॉडी में ही एक अच्छा हेल्दी ब्रेन होता है जो किसी चीज को सोचता है, करता है और काम करने की कमांड देता है. तो अच्छा खाना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि किसी के अंदर कितनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है. अगर कोई भी कंट्री प्रोग्रेस करना चाहता है तो उसे अपने ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों का ध्यान रखना होगा. अगर वो किसी एक की कीमत पर दूसरे के साथ अच्छा करना चाहता है तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा. मतलब अगर वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखे तो भी काफी नहीं है और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज का ध्यान रखे तो भी काफी नहीं है. Human resources in developing countries like India are not well developed.
जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया उनमें से एक है, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, इनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता और इनका डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होता। नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, अनइवन है, एक जैसा नहीं है। कहीं पर बहुत सारे लोग रहते हैं, कहीं पर बहुत कम रहते हैं और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं रहते। तो ज़्यादातर लोग उस जगह पर रहना पसंद करते हैं, रहते हैं जो एसेसिबल हैं, जो आसानी से जहाँ पहुँचा जा सके, जो एरियाज प्रोडक्टिव हैं और जहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वर्ल्ड के उसी जगह पर लोग रहना पसंद करते हैं, रहते हैं। वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन टोटल सरफेस के 10% एरिया में रहती है। मतलब पॉपुलेशन कितनी, 90%, और एरिया कितना यूज हो रहा है हमारे अर्थ सरफेस का, लैंड सरफेस का, बल्कि लैंड, अर्थ नहीं, लैंड मतलब जहां पर पानी नहीं है। तो वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन से भी ज्यादा पॉपुलेशन अर्थ सरफेस के लैंड सरफेस वाले पार्ट पर सिर्फ 10% जगह को यूज कर रही है। यानी बाकी जो 90% एरिया खाली है, जो 90% जमीन, जो जगह खाली है, वहां पर सिर्फ 10% लोग रहते हैं। यानी 90% पॉपुलेशन 10% जगह पर रह रही है और 10% बची हुई पॉपुलेशन 90% एरिया में फैली हुई है, बहुत कम लोग रहते हैं। The number of people living in 1 square kilometer area of land is called density of population। यानी जब 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोग रहते हैं जब लोग, तो उसे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? जब हम ये निकालते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले कितने लोग हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि उस एरिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग हो सकती है। कुछ एरियाज आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि कुछ एरियाज ऐसे मिलेंगे जहां पर पूरी जगह खाली है, वहां कोई भी नहीं रहता। तो अगर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को देखें तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली हम वर्ल्ड को 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये देख सकते हैं ना कि जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं वो सबसे ज्यादा हो गया, रहने वाले लोगों के हिसाब से थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हो गए। दूसरा वो जगह जहाँ ना ज्यादा लोग रहते हैं, ना ही बहुत कम लोग रहते हैं, वो एरियाज हो गए दूसरी बेल्ट में, दूसरे रीजन में, दैट इज मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत ही कम लोग रहते हैं, वो कौन सी बेल्ट, कौन सी रीजन में आ गए? दैट विल बी इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे 3 एरियाज हैं, 3 रीजन है, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, moderately populated areas, sparsely populated areas. So first we will start from thickly populated areas. तो सबसे ज्यादा लोग कौन से एरियाज में रह रहे हैं दुनिया की, वो कौन कौन सी जगह हैं जहां सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं? तो फर्टाइल रिवर वैलीज, ऑब्वियसली स्टार्टिंग यही हुई थी, हमारी सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी कि लोगों ने फर्टाइल रिवर वैलीज में रहना शुरू किया। दूसरा इंडस्ट्रियल रीजन, जहां जहां इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स बने हुए हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स उन्हें कहते हैं जहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एक साथ लगाया जाता है। तो फर्टाइल रिवर वैलीज और इंडस्ट्रियल रीजन में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड। अब ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कहाँ हैं? ईस्टर्न एंड सदर्न एशिया ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिव कल्टीवेशन को किया जाता है और यहाँ का जो वार्म क्लाइमेट है और जो फर्टाइल सॉइल है, ये पूरे साल फसल ग्रो करने में हेल्प करती है। ऐसी मिट्टी है और ऐसा मौसम है, ऐसा क्लाइमेट है कि पूरे साल यहाँ पर क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाई गई हैं। तो ऐसी जो ज्यादातर कंट्रीज में इन एरियाज में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को लगाया गया, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इन एरियाज में माइग्रेट करके आए और यहीं सेटल हो गए। वेस्टर्न यूरोप, ईस्ट सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, the main reasons for high density of population are mineral resources, development of industries and climate suitable for human habitation। यानी जिसकी बात अभी हमने की, वेस्टर्न यूरोप और ईस्ट सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के मेन रीजन ये हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, इंडस्ट्रीज बहुत सारी यहाँ पर लगाई गई हैं और रहने के लिए, इंसानों के लिए जिस तरह का क्लाइमेट होना चाहिए वो भी यहाँ पर अच्छा है। तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? किसी जगह पर मिनरल रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, क्लाइमेट भी अच्छा है, तो ऑब्वियसली वहां पर लोग मूव करना चाहेंगे और वहां रहना भी चाहेंगे। वर्ल्ड के हर एक कंट्री में कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जहां उन पूरे कंट्री के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं। और ये जो एरियाज हैं ये मेट्रोपॉलिटन अर्बन एरियाज हैं। सो दिस इज फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर some more topics.